फार्म 47 के लास्टिक वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब को वैसे तो उनमें खुद भी कोई इज़्ज़त गैरत वाला मामला नहीं है, लेकिन अब जो उनको फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहना के लाए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टिका टिका के उनको ज़िल्लत का शिकार कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में ये बातचीत शुरू हो गई है कि ये शहबाज शरीफ और ये असद ज़रदारी ये हमें क्या दे रहे हैं। जैसे भी हैं इन कठपुतलियों को चलाइए, हमारे पास दिखावे की एक हुकूमत तो है ना, और नंबर 2 ये हमें कहीं चैलेंज नहीं करते, इनकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे इज़्ज़त मांगते भी नहीं है, इख्तियार भी नहीं मांगते। तो इससे ज़्यादा नीची लगी हुई हुकूमत क्या चाहिए। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि बहादुर की जो है वो एक दिन की ज़िंदगी और बुज़दिल की 100 साला ज़िंदगी अगर वो जी रहा है, तो ये दोनों जो है इनका भी मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। जो बहादुर है उसकी फिर भी वो ज़िंदगी वो बड़ी कीमती है। नाज़रीन कराम, जिस तरीके से ये रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, उनकी हुकूमत जो है वो चलता की गई, और फिर ये लास्टिक की शलवारों वाले, जी हाँ नाज़रीन कराम, ये असद तूर साहब के बड़े ज़बरदस्त ये सेंटेंसेस हैं कि लास्टिक की शलवारों वाले ये जो हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट ने लाए, तो यानी इनके भी अब चल चलाओ के दिन शुरू हो चुके हैं नाज़रीन कराम। और यही खबर जो है असद तूर साहब दे रहे हैं, वो उनका अपना अंदाज़ है। आप ज़रा इनकी ये खबर सुनिए, इस खबर के बाद फिर हम अपना तबसरा भी करते हैं। ये लफ्ज़ जो जनरल है ना, ये पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखता है और ये जहाँ पर आ जाए तो सबको खामोश हो जाना चाहिए। तो अब जनरल की बात आ गई है तो अब इस पर भी आ जाते हैं। वो ये है कि आपको मालूम है जो फार्म 47 के लास्टिक वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं पिछले काफ़ी दिनों से, आपको मालूम है पिछले 1 हफ़्ते से ये वीलॉग्स कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को वैसे तो उनमें खुद भी कोई इज़्ज़त गैरत वाला मामला नहीं है, लेकिन अब जो उनको फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहना के लाए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टिका टिका के उनको ज़िल्लत का शिकार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं ज़रा, वैसे वज़ीर-ए-आज़म हमारे अकब में ही हैं, सुप्रीम कोर्ट साहब उनके टॉपिक पर आ गए हैं, तो ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड ही चेंज कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को आपको ज़रा दिखाते हुए बात कर लेते हैं, मतलब उनके ऑफिस को दिखाते हुए। तो देखिए, अब मसला ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट में ये बातचीत शुरू हो गई है कि ये शहबाज शरीफ और ये असद ज़रदारी ये हमें क्या दे रहे हैं। ना तो इनकी गवर्नेंस से कुछ डिलीवर हो रहा है, इनके होते हुए चीनी का बहरान आया, ये बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी नहीं ला सके, और इनको कोई, जिसे कहते हैं बैरूनी दुनिया में कोई इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अमरीकी हो, यूएई हो, दीगर हुकाम हो, वो सऊदी अरब हो या दीगर यूरोपियन लोग हों, वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मिलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इनसे मिलने में भी कंफर्टेबल नहीं होते। जो गल्फ़ के या इधर उधर के शहबाज शरीफ साहब दौरे करते हैं, तो अगर आर्मी चीफ उस दौरे में उनका नाम ऐड ना हो तो हो सकता है इनको मुलाकात का टाइम भी ना मिले, कोई इनको दौरे की दावत ही ना दे। तो इस सब में इनकी हमें क्या ज़रूरत है, जबकि इनकी वजह से हम गाली खाए जा रहे हैं कि जी ये देखो, ये फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के लोगों को ले आए हैं, ये देखो धांधली ज़्यादा इलेक्शन करके ये लोगों को ले आए हैं, ये देखो इनके पास पब्लिक मैंडेट ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे हक में आज तक एक भी बयानिया नहीं बना पाए कि ये कहीं पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर पाते, कि इमरान खान के बयानिए का तोड़ करते, कोई नया बयानिया बनाते, कोई इस्तेहकाम आता, ये अपना वोट बैंक कोई रिवाइज़ करते, कुछ करते। तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई। अब अंदाज़ा कीजिए ना कि किस किस्म की वारदातें डाली जाती हैं। चलो जी, अब वो बिजली कंपनियों का सर्कुलर डेट था, वो 2500 अरब से ज़्यादा का था। उसमें अब वारदात देखें इस हुकूमत की कि इन्होंने कमर्शियल बैंकों से 1200 के 1800 अरब रुपया कर्ज लिया है। वो कर्ज ये बिजली के पावर प्लांट्स को अदा करके और जो फर्नेस ऑयल की कंपनियां उनको अदा करके पाकिस्तान का सर्कुलर डेट ख़त्म करने जा रहे हैं बज़ाहिर। लेकिन वो जो कमर्शियल बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, ये वो कर्ज सूद के साथ कमर्शियल बैंकों को अदा करेंगे, और वो कर्ज और उसका सूद अब ये बिजली के बिलों में ऐड करके मेरे और आपकी जेब से निकालेंगे। ठीक, तो इस किस्म की मैनेजमेंट्स हैं, आवाम जलील पे जलील हुए जा रहे हैं। गवर्नेंस का ये आलम है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं और लाखों टन चीनी एक्सपोर्ट होती है, मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। हालांकि ये कमिटमेंट लेते हैं कि चीनी 145 रुपये किलो से ऊपर नहीं जाएगी, चीनी 200 पे पहुंच जाती है, फिर दोबारा चीनी इंपोर्ट का ऑर्डर देते हैं, उसमें फिर कौम को अरबों का टीका लगता है। फिर उसमें भी जब चीनी आ जाती है, फिर
शुगर मिल मालकान से कमिटमेंट लेते हैं कि अच्छा भाई अब तुमने चीनी वापस मंगवा ली, पैसा भी कमा लिया, अब चीनी 165 रुपये किलो पर मार्केट में करवा दो। तो फिर शुगर मिल मालकान 165 पे नहीं जा रहे, चीनी फिर 200 क्रॉस कर गई है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट में अब लोग जो हैं वो कहते हैं, जो क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, कि भाई हमें क्यों ज़रूरत है इनकी, वाई, ये क्या है, इनको तो गवर्नेंस भी नहीं आती। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी शायद किसी हद तक इनसे दिल बर्दाश्ता हैं। अभी तक वो इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उनको इनको निकालना है कि रखना है, लेकिन शायद वो कुछ हद तक दिल बर्दाश्ता ज़रूर हैं इन लोगों से। क्या आप देखिए कि अब वो अमेरिका जाते हैं तो वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब को लेकर जाते हैं, वो ताजिरों से मुलाकात करते हैं, वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब बैठे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठे होते। वो करेंसी एक्सचेंज के कम करवाते हैं, रुपये की वैल्यू बढ़वाते हैं, डॉलर की नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर करते हैं। और फिर ये खबरें बाहर लाई भी जाती हैं, और इन खबरों में जो सेठ आर्मी चीफ से मिलते हैं वो आकर तलत हुसैन साहब के शो में, आसमा शराजी साहिबा के शो में इंटरव्यूज़ देते हुए जो आर्मी चीफ से मिल के आए हुए सेठ हैं, ताजिर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला भी कहते हैं, यानी कि इनकी हुकूमत को बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, इनका 40 साल का तजर्बा क्या है, फलान है, ये है वो है। तो यानी कि एक माहौल है जो अब मुल्क में क्रिएट किया जा रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है एक पैटर्न कि इस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेयर कन्वे कर रही है इस हुकूमत को कि भाई आपसे जो तवक्को थी आप वो नहीं कर पाए, और हम ही आपका बोझ डाले उठाए हुए हैं, और मुल्की मामलात को सेटल हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में अब दो धड़े हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में। एक धड़ा है जो कहता है कि इन पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए इस निज़ाम के ऊपर और आगे बढ़िए और इनको ख़त्म कीजिए, घर भेजिए। दूसरा जो ग्रुप है वो ज़रा कहता है कि जैसे भी है इन कठपुतलियों को चलाइए, हमारे पास दिखावे की एक हुकूमत तो है ना, और नंबर दो ये हमें कहीं चैलेंज नहीं करते, इनकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमसे इज़्ज़त मांगते भी नहीं है, इख्तियार भी नहीं मांगते। तो इससे ज़्यादा नीची लगी हुई हुकूमत क्या चाहिए। नाज़रीन काम, किसी फ़लसफ़ी ने, किसी सियाने आदमी ने ये कहा है कि किसी भी ताजर को हुकूमत मत दो, क्योंकि वो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात जिस तरह आप सुनते आए हैं कि ज़ाती मफादात को वो तरजीह देगा, और इसी लिहाज से जो है वो हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबाए किराम आए या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, तो उसके बाद जो लोग आए तो उन्होंने हुकूमत लेने से पहले अपने कारोबार जितने भी थे उनको ख़त्म कर दिया था उन्होंने। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ जो है वो ताजरों ने किया, और जब से ये नवाज शरीफ साहब और उनकी जितने भी जो इनका जो फैमिली है, ये जब से इक़्तिदार में आई है, इन्होंने अपने मालात तामीर किए, इन्होंने अपने जो है वो जेबें भरी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। नाज़रीन काम, जिस वक्त से इमरान खान साहब हुकूमत में आया है, शुरू में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होके हो सकता है इमरान खान साहब आया हो, जो शुरुआत हुई है, लेकिन उसके बाद जब इसको एहसास हो गया कि ये चीज़ गलत है, यानी मुल्क जो है वो इस तरीके से नहीं चल पाएगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो जो कमज़ोर तरीन जो सहारे हैं ये सियासत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होंगे, तो उसको जब ये समझ आई तो उसने फिर हाथ खींच लिया, और सहारों से उसने हाथ इसलिए खींचा कि उसको ये बात समझ आ गई थी कि अब इस मुल्क को सिर्फ सियासतदान चलाएंगे, और सियासतदान ही चला सकते हैं अगर उनकी नीयत में कोई खोट ना हो। नाज़रीन काम, ये एक माइंड सेट है, यानी ये एक बहादुरों वाला माइंड सेट जिसे आप कह सकते हैं। मिसाल आपके सामने हमारे पड़ोसी मुल्क की मौजूदा अफगानिस्तान में उन्होंने अपना, यानी हम उन्हें बेवकूफ़ कहते रहे, हमने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा कि जी एक आदमी को अमेरिका ने उनसे एक आदमी मांगा था बदले में, और कहा था कि हम दूध और शहद की नहरें जो हैं वो अफगानिस्तान में बहा देंगे। उसामा बिन लादेन की बात मैं कर रहा हूँ नाज़रीन काम, उन्होंने कहा नहीं देते, यानी एक असूली मौक़िफ़ पे वो डट गए। उन्होंने कहा मेहमान है हमारा, ये हमें से नहीं देते। एक असूल पर खड़े हो गए, मुल्क को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब इस पे कई राय हो सकती है कि उन्होंने सही किया या गलत किया, लेकिन एक असूल पे खड़े हो गए। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब ने भी, क्योंकि ये भी पठान आदमी है, तो इसने अपनी पार्टी तबाह कर ली, इसने अपनी सियासत तो मैं नहीं कह सकता हूँ तबाह की, क्योंकि सियासत को तो 4 चांद लगे हुए हैं इसके खान साहब की को, यानी हर चीज़ की कुर्बानी दे ली, अपनी जो आसाइशें थी वो कुर्बान कर दी। जेल में इसको, जिस गर्मी की सूरत हाल में यानी आप पंखे के बगैर जो है वो 5 मिनट नहीं गुजार सकते, वो 2 सालों से वहाँ पे पड़ा है, अपनी हर आसाइश कुर्बान करके
उसने एक एक संग मील जो है वो उसने कायम कर दिया। एक उसने टारगेट सेट कर दिया अपने हरीफों के लिए कि आए कोई माई का लाल इस तरीके की कोई सियासत करके दिखाए। नाज़रीन काम, आज उसकी सियासत क्यों बाकी है, आज उसको लोग क्यों मानते हैं और इस्टेब्लिशमेंट क्यों अपनी सांसें फुला चुकी है उसको शिकस्त देने में, लेकिन वो शिकस्त नहीं मान के दे रहा। और ये जो ताजर थे, जो लाए गए थे, आज उनकी हालात देख लें आप कि जिस तरीके से असद तूर कह रहा है कि अब इनके चल चलाओ के दिन आ गए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इनसे जी भर चुका है इस्टेब्लिशमेंट का। नाज़रीन काम, अब देखते हैं कि ये जो इनका जो रोमांस था, ये जो हनीमून जो पीरियड था इनका, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये बड़े बड़े जो गैरती इनकलाबी बन रहे थे, अब किस तरफ को मुंह करते हैं, किस तरफ भागते हैं ये। असद तूर ने आपको ये भी बताया कि अब इनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। नाज़रीन काम, बहादुरों का साथ दीजिए, बहादुरों का साथ दुनिया देती है और बहादुरों को आइडोलाइज किया जाता है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं, इसको लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू के साथ। दुआ कीजिए कि मेरे इस वतन पे ये जो बलाओं और इब्तलाओं का दौर है ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।